हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज से हम 10th क्लास के चैप्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेन करना, और साथ के साथ में मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कौन से टॉपिक में से कितने और कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपने एक बार इन चैप्टर्स को देख लिया, इन वीडियोस को देख लिया, तो आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स और वीडियोस इस पर आने वाले हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स के लिए। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है आपका चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिस चैप्टर का नाम है। और उससे पहले हम बात करते हैं केमिकल्स के बारे में। सो व्हाट आर केमिकल चेंजेस। देखिए, चेंजेस नेचर में दो तरह के होते हैं। एक होता है केमिकल चेंज और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। दोनों के बारे में आप क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। सो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है? देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है? जब तक कि किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। सब्सटेंस केमिकल composition does not change during any process। यानी किसी भी सब्सटेंस की अगर चेंज, जो उसकी स्टेट है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो अगर सब्सटेंस की चेंज नहीं होती है पूरी प्रोसेस के दौरान, तो ऐसे चेंज को, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? हीटिंग ऑफ वाटर, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हीटिंग ऑफ वाटर। तो जब आप पानी को हीट करते हैं, पानी का फॉर्मूला H2O होता है। जब आप इसको हीट करेंगे, हीट का सिंबल आप लगा सकते हैं डेल्टा, नहीं तो डेल्टा की जगह पर आप हीट भी लिख सकते हैं। तो जब आप पानी को हीट करेंगे, यानी आप लिक्विड वाटर को जब हीट करेंगे, तो ये जो पानी है ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। बट पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी हमेशा सेम रहेगी। ये कंपोजिशन चेंज नहीं होने वाली है हीट करने पर। ठीक है, और सेम यही आप जब वाटर के साथ करते हैं, जब वो सॉलिड स्टेट में होता है, यानी जब वो आइस स्टेट में होता है, तब आप पानी के साथ हीटिंग की प्रोसेस करते हैं या पानी को हीट करेंगे, तो वहाँ पर भी यही पानी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लिक्विड स्टेट में। तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो ये सारा जो चेंज आपके पास पढ़ा है आपने, जिस चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, उस चेंज को क्या बोलेंगे हम? फिजिकल चेंज बोलेंगे, वो फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, अब केमिकल चेंज की बात कर लेते हैं। फिजिकल चेंज में कुछ चीज़ें जो आपको पढ़नी है वो ये है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़नी है इसमें? कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, बॉन्ड नहीं बनता है इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। फिजिकल चेंज की बात हमने यहाँ पर कर ली। द सब्सटेंस इन विच अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज, उसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे। इसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि जो आपके पास सब्सटेंस आपने लिया है, मीन्स जो आप मिक्सचर बना रहे हो, उस मिक्सचर के अंदर जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट हैज सेम प्रॉपर्टीज। फाइनल प्रोडक्ट जो आपने लिया है, जो भी आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट है, तो उस फाइनल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो जिन चीजों से आपने उसको बनाया है उससे मिलती जुलती होंगी। फॉर फाइनल प्रोडक्ट हैज सेम properties as
कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फाइनल प्रोडक्ट के पास सेम वही सारी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं जो कि किसके पास थी, जो कि आपके जो इनिशियल प्रोडक्ट था उसके पास थी। वो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होने वाली हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लेंगे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। आपने इसका मिक्सचर ले लिया तो इसकी जो प्रॉपर्टी है और इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके पास शुगर सॉल्यूशन बनने वाला है उसकी प्रॉपर्टीज सेम इन दोनों की प्रॉपर्टीज को मैच करेंगी। मींस उसमें भी शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होगा, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं। और वाटर का फॉर्मूला उसमें भी आपके पास H2O ही होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। सो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं या फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम केमिकल चेंज की तरफ। ये हमने बात कर ली फिजिकल चेंज की। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज बेसिकली इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस undergoes change in chemical composition। मीन्स आपके पास केमिकल चेंज वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो भी आप ले रहे हैं वो सब्सटेंस उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, आपने मान लो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ले ली है और ऑक्सीजन भी आपने गैस की फॉर्म में ले ली है। ठीक है, दोनों गैसेस को आप रिएक्शन कराते हो और दोनों गैसेस की रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है वाटर। और वाटर की स्टेट आपके पास होती है लिक्विड। ठीक है, सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाती है। सो ये हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है और यहाँ पर जो वाटर फॉर्म हुआ है वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उसमें सिंगल ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड या कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो है वो बदल गई। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल चेंज में हमेशा जो भी आप चीजें लेते हैं उनके बीच में बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। यानी जो भी आप केमिकल चेंज की प्रोसेस के अंदर ले रहे हैं सब्सटेंस को, सो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होता है वहां पर, और जिसकी वजह से केमिकल प्रोसेस आगे प्रोसीड करती है या आगे फर्दर बढ़ती है। ठीक है, सो ये सारा आपका केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज में क्या होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। 2 अलग अलग सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड बनते हैं और 2 अलग अलग सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड टूटते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, यानी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसके बाद इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड बना और बॉन्ड टूटा। बॉन्ड बनने और टूटने की प्रोसेस में आपके पास आपको क्या मिल गया, पानी मिल गया, H2O मिल गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ये जो प्रोसेस है ये केमिकल चेंज में होती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, पानी के मॉलिक्यूल में आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि पानी के मॉलिक्यूल में मोलर रेशो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है। मोलर रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना है, दोनों में मोलर रेशो कितना है। तो मोलर रेशो आप देखेंगे, इसके कितने एटम्स हैं, 2। मोलर रेशो आप बोल सकते हैं और आप बोल सकते हैं एटॉमिक रेशो भी।
ठीक है। सो इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2। इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 1। तो यहाँ पर जो मोलर रेशो आने वाला है वो आने वाला है 2:1। 2:1 जो है वो आपका मोलर रेशो आने वाला है इस केस में। इसके बाद अगर आपके पास वो पूछ लेता है मास रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, पानी के एटम के अंदर अगर वो एटॉमिक रेशो की जगह पर आपसे मास रेशो पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे? अब देखिए हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो आपको पता ही होगा हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास होता है 16। ऑक्सीजन का मास होता है 16 और अगर आप इनका रेशो निकालेंगे तो ये आएगा 2:16 which will comes equal to 1:8। सो यहाँ पर जो आपके पास मास रेशो आने वाला है वो आने वाला है 1:8। 1:8 का मास रेशो आपके पास यहाँ पर आने वाला है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। मोलर रेशो या एटॉमिक रेशो कितना है पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, या फिर मास रेशो कितना है पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है और वो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर पानी बनाते हैं तो उनकी स्टेट क्या होती है? ठीक है। सो दोनों की ही स्टेट क्या होती है? गैसियस स्टेट होती है। बोथ ऑफ देम हैज गैसियस स्टेट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की गैसियस स्टेट होती है जब वो दोनों रिएक्शन करते हैं और पानी में कन्वर्ट होते हैं। ओके, सो ये हमने केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन अब होती क्या है? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? मान लो आपने दो चीजें ले ली, दो चीजें आप कोई सी भी ले सकते हैं। मान लो आपने ले लिया, आपने वाटर ले लिया और आपने ले लिया, मान लो आपने सॉल्ट ले लिया। अच्छा, सॉल्ट का केमिकल फार्मूला तो पता है ना आपको? सॉल्ट का केमिकल फार्मूला है NaCl, इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट का केमिकल फार्मूला NaCl और नाम होता है इसका सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड आपने लिया और पानी लिया। केमिकल रिएक्शन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। आपने केमिकल रिएक्शन में लिया पानी और सॉल्ट। अब आपने पानी लिया और इसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट जो है डाल दिया। जब आप सॉल्ट डालेंगे, क्या इस बीकर के अंदर कुछ चेंज आता है? कैसा चेंज? क्या टेम्परेचर बढ़ गया अपने आप? इंक्रीज हुआ टेम्परेचर अपने आप? जी नहीं, नहीं हुआ। क्या कलर चेंज हो गया अपने आप? नहीं हुआ। क्या कोई गैस रिलीज हुई है? वो भी नहीं हुई है। दोनों में, तीनों में से कोई भी चीजें नहीं हुई है। और क्या ऐसा हुआ है कि इस पूरे सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन ही बदल गई हो? यानी आपने पानी और नमक डाला और कुछ और ही बन गया हो? तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है द इंटरेक्शन बिटवीन टू compounds so that chemical bond takes place between those compounds or those substance। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के बीच में जब इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होता है? एक बिल्कुल नया सब्सटेंस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो द इंटरेक्शन between two or more substances
द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस रिजल्टिंग a whole new substance different from the previous ones means दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में इंटरेक्शन हुआ और इस इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ कि एक नया सब्सटेंस बना जो पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग था। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। सो द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ये प्रोसेस जो होगी वो केमिकल रिएक्शन होगी। अब केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हमने इससे पहले क्या पढ़ा हुआ है? केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन। तो आपने क्या किया? आपने एक बीकर लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है मिला दी, और मिलाने के बाद दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो अब दो सब्सटेंस के इंटरेक्शन से एक नया सब्सटेंस बना, और जो नया सब्सटेंस है वो पुराने दोनों सब्सटेंस से अलग है। ठीक है, अलग है ना। पानी लिक्विड स्टेट में होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉलिड स्टेट में, तो सॉरी गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये दोनों गैस होते हैं और ये लिक्विड होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन हो गई। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं? द इंटरेक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस, द इंटरेक्शन बिटवीन टू केमिकल्स, द इंटरेक्शन बिटवीन टू केमिकल्स रिजल्टिंग अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट आपके पास है सपोज। अब कॉपर सल्फेट के केस में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसका कलर ब्लू होता है और इसलिए इसका कॉमन नेम होता है ब्लू वाइट्रियोल। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर आयरन को डालते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दिया? आयरन डाल दिया। तो आप आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है यानी इंटरेक्शन होता है। आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में इंटरेक्शन होगा, और अगर आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? और कॉपर सेपरेट हो जाता है। अब ये आयरन सल्फेट जो है ये ग्रीन कलर का होगा और इसलिए इसका कॉमन नेम होता है ग्रीन वाइट्रियोल। ठीक है, सो ये भी आपके पास क्या हो गई? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया, केमिकल चेंज की रिएक्शन हो गई। ठीक है, और एक चीज और ध्यान से समझेंगे हम, वो क्या है कि केमिकल चेंज कब नहीं हो रहा है। सपोज आपने क्या किया? आपने आयरन सल्फेट लिया और इसमें आपने डाला कॉपर। ठीक है, आयरन सल्फेट में आपने क्या डाल दिया? कॉपर डाल दिया। तो यहां पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा रिएक्शन में, और केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा। अभी आपने क्या बोला? इंटरेक्शन है। जब ये दोनों इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो केमिकल चेंज होगा नहीं और कोई रिएक्शन भी नहीं होगी आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई केमिकल रिएक्शन के बारे में कि अगर दो केमिकल आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। अगर दो केमिकल्स आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, दो सब्सटेंस इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो फिर आगे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, या फिर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि किसी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास तीन पार्ट है, बेसिक तीन पार्ट है। वैसे तो चार पार्ट हैं, बट चौथा भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चौथा नहीं है, वो फर्स्ट पार्ट है वैसे तो। ठीक है,
बट इसको स्टार लगा लो, ये आएगा नहीं बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 3 पार्ट है, 3 पार्ट में सबसे पहले पार्ट में आता है वर्ड इक्वेशन, दूसरे पार्ट में आता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, और तीसरे पार्ट में आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तीसरे पार्ट में आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब ये वर्ड इक्वेशन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या क्या होती हैं? चलिए, सबसे पहली आती है आपकी स्टेटमेंट फॉर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले यही बताई गई थी, या सबसे पहले यही आई थी, यही दिखाई गई थी, यही आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। सो स्टेटमेंट फॉर्म क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ए कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम एक कंप्लीट सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम अभी पहले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का लिया था हमने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस फॉर्म वाटर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? स्टेटमेंट फॉर्म हो गई, स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गई, ठीक है। सो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में। ये कंप्लीट सेंटेंस है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस सो इट फॉर्म्स वाटर और इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। वर्ड इक्वेशन क्या होती है? वर्ड इक्वेशन होती है जिसमें आप इसमें से जो भी कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको आप निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उनको प्लस और एरो के साइन के साथ जोड़कर रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन को। सो वर्ड इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, वर्ड इक्वेशन होगी आपके पास इसी इक्वेशन की, इसी रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन क्या होगी? दिस इज हाइड्रोजन, रिएक्शन की है तो प्लस, किसके साथ की है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया है? एरो के साथ बनाया है आपने वाटर, या इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड। वाटर इज नथिंग बट हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर फॉर्म हुआ और ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी? वर्ड इक्वेशन होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन, ओके। नाउ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें ये जो आपके पास कीवर्ड है, ओके, ये जो आपके पास कीवर्ड है, वी रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्म और द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज वर्ड्स। इनके सिंबल्स हम लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है हाइड्रोजन गैस का H2, ऑक्सीजन गैस का सिंबल होता है O2 और वाटर का सिंबल होता है H2O। सो ये आपके पास जो फॉर्म होगी रिएक्शन की, इसको हम बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन केमिकल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपके पास आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में बहुत ज़रा सा डिफरेंस होता है। स्केलेटल और बैलेंस सेम हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट in which the total number of atoms on reactant side, this is on left hand side and on the right hand side are same. number of atoms left hand side पर और right hand side पर, दोनों साइड पर अगर सेम होते हैं तो हम क्या कहते हैं? वो इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ये वाली साइड होती है केमिकल रिएक्शन में, इस साइड को बोलते हैं
रिएक्टेंट्स। इस साइड जो भी चीजें होती हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और इस साइड जो भी चीजें होती हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, उनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ reactants and products are same। रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स आपके हमेशा इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर सेम है तो आप कहेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन तो इक्वल है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या 1 एटम है। ये चीज थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम रिएक्टेंट साइड पर हैं, बट ऑक्सीजन का तो 1 ही एटम है प्रोडक्ट साइड पर। हमें दोनों साइड बराबर करनी है। अच्छा, बराबर क्यों करनी है? सबसे पहला पॉइंट, बराबर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ा है कि मास नेवर क्रिएटेड एंड नेवर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है कि मास को आप खत्म नहीं कर सकते और ना ही मास को आप बना सकते हैं। ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप मास को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, तो मास हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जितना, इसका मतलब क्या है कहने का कि जितना आप यहाँ पर रिएक्टेंट देंगे प्रोडक्ट उतना ही बनना चाहिए, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। जितना आप रिएक्टेंट देंगे प्रोडक्ट भी उतना ही बनने वाला है, सेम अमाउंट में बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है। तो मास खत्म ना हो, मास खराब ना हो, या ऐसा ना हो कि मास गायब हो गया। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए हम दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर देते हैं, जिससे कि मास कंजर्वेशन का लॉ जो है वो वैलिड रहता है। मास कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि मास को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही आप उसे खत्म कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और मास कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम और ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आप लेंगे और यहाँ पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर नंबर लगाते हैं 2। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसकी बात हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। आप नंबर लगाते हैं, चेक करते हैं दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हुए या नहीं। उसके बाद अगर नहीं होते हैं तो फिर नंबर हटा के हम दूसरा नंबर लगाते हैं। यहाँ पर आपने 2 नंबर लगाया, ऑक्सीजन के एटम बराबर हो गए, हाइड्रोजन के बढ़ गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर हम 2 और लगा देंगे, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2 इस साइड में, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2 इस साइड में। तो इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड के बराबर हो गए और ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन तक हमने कर लिया है। आज हमने रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखा, हमने केमिकल इक्वेशन सीखी, हमने ये सीखा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है, और हमने ये भी सीखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है या कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमने उसको भी देखा। अब
बाकी इससे नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो आपको पसंद आया है, और अपने फ्रेंड्स से भी वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।